हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का विषय है हड़प्पा काल में सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों, पिछले 3 लेक्चर में हमने हड़प्पा नगर नियोजन के विषय में जाना। आज हम हड़प्पा के सामाजिक जीवन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, वर्ग संरचना, सामाजिक विभेद, आहार, वस्त्र आभूषण, रहन सहन, मनोरंजन एवं समाधान की विधियों की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। हड़प्पाई परिवार के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः परिवार बड़े होते थे। परंपरागत परिवार की सामाजिक इकाई था। जो अवशेष मिले हैं उनमें अलग परिवारों के रहने की योजना मिलती हैं। सैंधव समाज मातृप्रधान था, ऐसा अनुमान वहाँ के प्राप्त अवशेषों के आधार पर लगाया जाता है। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। समाज में मातृसत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। सिंधु घाटी में समाज के अंतर्गत कई वर्ग थे। पहला, पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य इत्यादि। ये लोग उच्च वर्गीय समझे जाते थे। दूसरा, कृषि व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, मल्लाह आदि लोग निम्न वर्गीय समझे जाते थे। सब मिलकर सिंधु घाटी के लोग सुखी और संपन्न थे। यद्यपि वर्ग विभाजन मौजूद था, फिर भी सामग्री की प्रचुरता के कारण भोजन का अभाव लोगों को नहीं होता था। वे युद्ध प्रेमी नहीं थे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। सार्वजनिक रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति उनकी संगठित सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य थी। सिंधु घाटी से मिट्टी और धातुओं के बने तरह तरह के उपयोगी बर्तन मिले हैं। सामान ढोने के लिए टोकरियाँ का व्यवहार होता था। लकड़ी और बेंत का भी व्यवहार होता था। फर्श पर बैठने के लिए वे चटाइयों का प्रयोग करते थे। पलंग और चारपाइयों से भी वे लोग परिचित थे। मिट्टी और पत्थर के द्वीपों का बहुत प्रचलन था। नारियां कमर में मेखला या कमरधनी का व्यवहार करती थी। भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहार किया जाता था। ऋतु के अनुरूप वस्त्र भी पहने जाते थे। मातृदेवी की मूर्ति पर सिर स्त्राण के रूप में एक कुल्हाड़ी के आकार का अलंकरण है। कुछ स्त्री मूर्तियों के सिर पर पगड़ी भी है। नुकीली टोपियों का व्यवहार होता था। टोपियों का व्यवहार स्त्री पुरुष दोनों करते थे। केश विन्यास में सिंधु घाटी सभ्यता अद्वितीय है। दर्पण और कंघियाँ भी खुदाई में मिली हैं। जो पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, उनके मुख तथा शीश दोनों के केश मूर्तियों और मुद्राओं में सुव्यवस्थित ढंग से दिखाए गए हैं। वहाँ अस्तूरे भी मिले हैं।
स्त्रियां बीच से मांग निकालकर चोटी करती थीं और कभी कभी अपनी चोटी को शीश पर कई वृत्तों में लपेट लेती थी। कभी कभी बालों का जूड़ा बनाकर पीछे फीते से बांध लिया जाता था। खुदाई में श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री भी मिली है। काजल, पाउडर, सिंदूर आदि के अवशेष भी मिले हैं। लिपस्टिक, रूज जैसी सामग्री का भी व्यवहार होता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का व्यवहार करते थे। स्त्री मृण मूर्तियाँ आभूषणों से लदी देखी जाती हैं। एक मृण मूर्ति में पुरुष आभूषण युक्त है। आभूषणों में कंठहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़े, अंगूठी, छल्ले, करधनी, पाजेब आदि व्यवहार में आते थे। वे विभिन्न धातुओं के बनते थे। कपड़े के व्यवहार में ये लोग बड़े ही प्रवीण थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुजारी की मूर्ति को चादर ओढ़े हुए दिखलाया गया है। कमर के नीचे पुरुष धोती के समान वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां कमर में घाघरा के समान वस्त्र पहनती थी। पुरुष प्रायः शॉल की तरह कपड़े शरीर पर लपेटते थे। यह शॉल बाईं कूहनी के ऊपर दाएं हाथ के नीचे होकर शरीर पर पड़ा रहता था। लोग रंगे हुए कपड़ों का भी व्यवहार करते थे। कताई, बुनाई और सिलाई का भी प्रबंध था। गरीब और धनी व्यक्तियों की वेशभूषा में काफ़ी अंतर था। गरीब लोग साधारण कपड़े पहनते थे और धनी लोग शिल्प सुसज्जित और कलापूर्ण कपड़े पहनते थे। सुइयों का भी यहाँ उपयोग होता है। सिंधु घाटी के केश विन्यास और वेशभूषा से बाहरी सभ्यताओं के लोग भी प्रभावित हुए थे, ऐसा प्रमाणित होता है। निम्न वर्ग के लोग मिट्टी या घोंघे के आभूषण पहनते थे। धनी लोग सोने, हाथी दांत तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण पहनते थे। मालाओं के अंत में लगाने के लिए सोने तथा धातुओं की पट्टियां बनती थी। त्रिकोण ढंग का शिरोभूषण भी प्रचलित था। उनके कला प्रेम तथा सर्वोत्तम प्रमाण उनके आभूषण हैं। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक हैं। एक बैल सा खिलौना मिला है जिसका सिर हिलता है। एक हाथी है जिसका सिर दबाने से शब्द होता है। एक पशु ऐसा है जिसके सींग तथा सिर को भेड़ की तरह है, किंतु शरीर तथा पूंछ चिड़ियों की जैसी है। कुछ पंछी पिंजरे में बंद दिखाए गए हैं। मिट्टी के झुनझुने भी बच्चों के बीच प्रचलित थे। सींटियाँ भी असंख्य मिली हैं। मनुष्य आकृति के मिट्टी के खिलौने भी यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के लोग मनोविनोद के लिए अनेक प्रकार के खेल कूदों में भाग लेते थे। मछली पकड़ना और शिकार करना उनका प्रिय कार्य था। 2 ताबीज़ों पर अंकित दृश्यों में एक हरिण तथा जंगली बकरा तीर से मारे जा रहे हैं। धनुष उन लोगों के शिकार खेलने का प्रमुख साधन था। 2 प्रकार की गोलियां हाथ से बनाई जाती थी। इस ढंग की गोलियां सुमेर तथा तुर्किस्तान में भी प्रचलित थी। भालों के फल, तलवारें तथा कटारें खुदाई में मिली हैं। कांटे द्वारा मछली मारी जाती थी। इस शैली में ये कांटे संसार के इतिहास में अपने ढंग के एक ही हैं। हड़प्पा में तांबे का एक सुंदर घड़ा प्राप्त हुआ है जिसके अंदर बर्तन, औजार और आभूषण मिले हैं। पशु पक्षियों को लड़ाना भी उनके आमोद प्रमोद में शामिल था। यह भी एक अंग था। एक मुद्रा में 2 जंगली मुर्गों के लड़ने का सुंदर दृश्य है। बाघ और अन्य पशुओं की भिड़ंत के चित्रण भी यत्र तत्र मिलते हैं। चौपड़, पाशा तथा शतरंज भी ये लोग खेलते थे।
गोलियों के खेल भी प्रचलित थे। हड़प्पा में प्राप्त एक मुद्रा पर एक व्यक्ति व्यायाम करते हुए भी दिखाया गया है। प्रत्येक नगर का सुखी जीवन बहुत कुछ प्राकृतिक सुविधाओं पर निर्भर करता है। प्राचीन काल में सिंधु प्रांत की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ वर्षा भी अच्छी होती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से गेहूँ तथा जौ मिले हैं। वहाँ गेहूँ, जौ, राई और मटर की उपज होती थी। हड़प्पा के लोग फलियाँ, खजूर, तिल और तरबूज से भी परिचित थे। शायद वे लोग नींबू से भी परिचित थे। चावल, दाल और सब्जी का भी व्यवहार वे लोग करते थे। पशुओं के दूध और घी से भी वे परिचित थे। मिठाई और रोटी बनाने के सांचे भी खुदाई में मिले हैं। अनाज कूटने और पीसने की सामग्री भी मिली है। बड़े बड़े गोदामों में अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। गरीब लोग साधारण लिपे हुए गड्ढे में भी अपना अनाज रखते थे। तरह तरह के जानवरों का पालन पोषण होता था। मांस, मछली भोजन के मुख्य पदार्थ थे। मांस काटने के लिए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। प्याला, थाली, चम्मच, तस्तरी आदि के प्रचलन का भी प्रमाण मिला है। ये लोग दही, मक्खन, मट्ठा, घी आदि भी बनाना जानते थे। ये दूध का विविध उपयोग करते थे। भोजन में फलों का भी स्थान था। मोहनजोदड़ो में शिलाजीत मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग औषधि का भी व्यवहार करते थे। ये लोग हरिणों के सींगों का चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में व्यवहार करते थे। नगरों और मकानों के अवशेष इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहाँ के लोग धनी और सुखी थे। वहाँ के लोग व्यापारिक सभ्यता का विकास होने से नगरों की समृद्धि हुई थी। मकानों के पृथक पृथक भाग व्यापारिक सभ्यता का आभास देते हैं। नगर का सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप सुसंगठित था। वहाँ के भवन भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की स्थिति का ज्ञान देते हैं। उन मकानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज दो वर्गों में विभक्त था, व्यापारी और शिल्पी या मजदूर। बैरकनुमा मकानों में श्रमिक रहते थे। किसानों के छोटे मकान होते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि समाज में सबसे ऊंचा स्थान शासक वर्ग का था। राजा था अथवा नहीं, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। सामाजिक वर्गों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण रूप से हो चुका था। इस प्रकार समाज में प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी, व्यापारी, सैनिक अधिकारी जिसे कुलीन वर्ग कहेंगे, छोटे व्यापारी, कारीगर एवं कृषक जिसे मध्यम वर्ग कहेंगे, लिपिक तथा श्रमजीवी मजदूर निम्न वर्ग के थे। ये लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की अनेक विधियां प्रचलित थी। इनमें सबसे प्रमुख थी शव के सिर को उत्तर से दिशा की ओर रखते हुए कब्र में दफनाना। कुछ स्थानों पर कब्र की सतह को पक्की ईंटों से बनाया गया था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, तांबे के दर्पण पाए गए हैं। धौलावीरा में कब्र के निर्माण में पत्थर का भी व्यवहार किया गया है। शवाधान की दूसरी विधि के अनुसार शव के भस्मावशेषों को कलश में रखकर दफना दिया जाता था। नदियों के किनारे बसे होने के कारण सिंधुवासी अपने मृतकों का प्रवाह नदियों में करते थे। सामाजिक जीवन से संबद्ध जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वे स्पष्ट रूप से आर्थिक आधार पर वर्ग विभेद की ओर इंगित करते हैं। संपन्न वर्ग महंगे धातु, अर्ध बहुमूल्य पत्थर के आभूषण
और अन्य वस्तुओं का व्यवहार करते थे, जबकि मध्यम वर्ग वाले समान वस्तुओं का धनी वर्ग की कब्रों की विशेष बनावट होती थी तथा उनमें मृतकों के उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी। सामान्य लोगों के साथ ऐसी बात नहीं थी।